हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज हम बात करेंगे सीपीसी के यानी सिविल प्रोसीजर कोड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाद पत्र यानी प्लेंट क्या है, जिसे आज ऑर्डर 7 के में बताया गया है कि बाद पत्र क्या होते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी अवयस्कों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद किस प्रकार दायर किया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख जरूर लीजिएगा, और सीपीसी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक पे वीडियो बना दी हूँ और आगे मैं कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाद पत्र, और ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, जिसे ऑर्डर 7 में बताया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। नियम पहला, बाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ, यानी बाद पत्र में कौन कौन सी बातें विशिष्ट होती है, जिसकी विशेषता होती है, उसके बारे में बताया गया कि बाद पत्र आखिर है क्या। तो जो वाद होता है, जो वादी द्वारा यानी प्लेंटिफ द्वारा जो दायर किया जाता है, उसे ही वाद पत्र कहते हैं। एक पत्र में उस वाद को लिखा जाता है तो उसे ही हम वाद पत्र कहते हैं। और उस वाद पत्र में कौन कौन सी विशिष्टियाँ होनी चाहिए उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इसमें नियम पहला में बताया गया है कि बाद पत्र में निम्नलिखित विशिष्टियाँ होगी। पहला ए, उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। जो वादी दाखिल करेगा, दायर करेगा, वो किस न्यायालय में करेगा। अगर वो उच्च न्यायालय में करता है तो उसका नाम होगा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में करता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। बी है, वादी का नाम होना चाहिए। जो बात दायर कर रहा है उसका नाम होगा, उसका वर्णन होगा और उसका एड्रेस यानी निवास स्थान का पता होगा। सी है, जहां तक अभी निश्चित किया जा सके, प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। अगर वादी को पता हो कि प्रतिवादी का नाम, उसका वर्णन, उसका एड्रेस अगर मालूम है तो उसमें वो चीज़ दायर किया जाएगा, उसमें वो चीज़ लिखा जाएगा, यानी बाद पत्र में लिखा जाएगा। डी, जहां वादी या प्रतिवादी अवयस्क है, विकृचित व्यक्ति है, वहां उस भाव का कथन होगा। अगर वादी हो या प्रतिवादी हो, अगर दोनों में से कोई भी जो है वो अवयस्क है यानी माइनर है, पागल है, तो उसका कथन होगा। वे तथ्य जिनके बाद हेतु गठित होते हैं, जो बाद जिस तथ्य के लिए गठित किया गया है, दायर किया गया है, उसके बारे में चर्चा होगी। कब पैदा हुआ था उसके बारे में बताया जाएगा। कोई घटना घटती है तो वो क्यों घटा, उसके बारे में, कैसे घटा, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया जाना है बाद पत्र में। एफ पॉइंट है, यह दर्शित करने वाले तथ्य की न्यायालय को अधिकारता है। जिस तथ्य के बारे में बात दायर किया जाएगा उसको वाद पत्र में यह दाखिल किया जाएगा कि उस न्यायालय को अधिकारता है उस बात को देखने का, निर्णय करने का, उसका वर्णन होना चाहिए। जी है, वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है। जिस अनुतोष के लिए वादी ने बात दायर किया है उसका दावा किया जाना चाहिए उस वाद पत्र में। एच है, जहां वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है, वहां ऐसी अनुज्ञात की गई या त्यागी गई रकम का वर्णन होना चाहिए। वादी जो है वो जिस बाद को दाखिल किया है, दायर किया है, अगर उसका कोई भाग वो छोड़ देना चाहता है तो बाद पत्र में उसका भी वर्णन होगा। आई है, अधिकारिता के और न्यायालय फीस के प्रयोजनों के लिए बाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकता है। यानी जो अधिकारिता है और न्यायालय की जो फीस है, उसके जो किस प्रयोजन के लिए फीस है, उसके बाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकता है। नियम 2 कहता है, धन के वादों में, ठीक है, जहां वादी धन की वसूली चाहता है वहां दावा की गई ठीक रकम बाद पत्र में कथित की जाएगी।
तीसरा हमारा नियम है जहाँ बाद की विषय वस्तु अस्थावर संपत्ति है। जहाँ बाद जो है वादी किसी बात को दायर करता है और उसकी जो वस्तु विषय वस्तु है, जो उसका सब्जेक्ट है, उस बात का जो मेन पॉइंट है वो किसके बारे में बात किया गया, अगर अस्थावर संपत्ति है यानी अचल संपत्ति है। जहाँ बाद की विषय वस्तु अस्थावर संपत्ति है वहाँ बाद पत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है, और उस दशा में जिसमें ऐसी संपत्ति की पहचान भू व्यवस्थापन या सर्वेक्षण संबंधी अभिलेख की सीमाओं या संख्यांकों द्वारा की जा सकती है। बाद पत्र में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होगी। अगर वादी जो है वो किसी कोई दायर किया है और अगर वह बाद अचल संपत्ति से संबंधित है, किसी भूमि से संबंधित है, तो उसकी पहचान ऐसा कराना है कि जैसे आगे पीछे जो भी होते हैं, जैसे आपका एक मकान है, उसके आगे में आपकी गली जा रही है, बगल में कोई मेडिकल स्टोर है, बगल में कोई हॉस्पिटल है, तो ऐसा पहचान कराना है कि अगर कोई आपके मकान को देखने आ रहा है, सर्वेक्षण कर रहा है, तो वो आपके मकान को पहचान सके, उसका सीमा, उसका संख्या, कौन सा संख्या है आपके मकान का, सब चीज़ के डिटेल बाद पत्र में देने होंगे। नियम 9 कहता है कि बाद पत्र ग्रहण करने पर प्रक्रिया क्या है। बाद पत्र ग्रहण करने के क्या क्या प्रक्रिया है, तो जहां न्यायालय यह आदेश करता है कि प्रतिवादियों पर समनों की तामील आदेश 5 के नियम 9 में उपबंधित रीति से किया जाए, वहां वह वादी को निर्देश देगा कि वह ऐसे आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर सादे कागज पर हस्ताक्षर करके दे दे। नियम 10 कहता है बाद पत्र का लौटाया जाना। ठीक है, नियम 10(1) के उपबंध के अधीन रहते हुए बाद पत्र जो है वो बाद के किसी प्रक्रम में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जिसमें बाद संस्थगित किया जाना चाहिए था। नियम 10 का कहता है 10 का के उपबंध के अधीन बाद पत्र जो है वो बाद के किसी प्रक्रम में, अगर बाद पत्र जो है अगर बाद चल रहा है तो वो किसी भी स्टेज में न्यायालय को अगर लगेगा कि बाद पत्र में कोई चीज़ नहीं है तो उसे वह संस्थगित कर सकता है, उसे वह कभी भी लौटा सकता है। स्पष्टीकरण शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय बाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात इस उपनियम के अधीन बाद के लौटाए जाने का निर्देश दे सकेगा। अगर न्यायालय को लगेगा कि बाद में किसी चीज़ की त्रुटि है, न्यायालय को किसी भी अगर बात चल रहा है किसी भी स्टेज में, बीच में, आगे पीछे कभी भी लगे तो वो बाद पत्र को लौटा सकता है। दूसरा इसमें है बाद पत्र लौटाए जाने पर प्रक्रिया क्या होती है। न्यायाधीश बाद पत्र के लौटाए जाने पर उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन पृष्ठांकित करेगा। ठीक है, न्यायाधीश जो है बाद पत्र लौटाएगा अगर, तो लौटाए जाने की तारीख, क्यों लौटा रहा है, उसमें उपस्थित पक्षकार का नाम होगा और लौटाए जाने का जो भी कारण होगा, किस कारण से न्यायाधीश बाद पत्र को लौटा रहे हैं, उसका संक्षिप्त कथन पृष्ठांकित होगा किसमें, बाद पत्र में। ठीक है, अब नियम 10 का कहता है जहां बाद पत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात फाइल किया जाता है, अगर बाद पत्र उसको लौटा दिया जाता है उसके बाद फिर वह फाइल करता है उस बात को, तो वहां न्यायालय में उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की यह शक्ति है कि जहां किसी बात में प्रतिवादी के उपसंजात होने के पश्चात न्यायालय की राय है कि बाद पत्र लौटाया जाना चाहिए, वहां वह ऐसा करने के पूर्व वादी को अपने विनिश्चय की सूचना देगा। ठीक है, जहां किसी बात में प्रतिवादी के उपसंजात होने के पश्चात न्यायालय को अगर लगता है कि बाद पत्र लौटाया जाना चाहिए, वहां वह ऐसा करने के पूर्व वादी को पहले विनिश्चय करेगा, उसको सूचना देगा न्यायालय। दूसरा पॉइंट है जहां वादी को उपनियम 1 के अधीन दी गई हो, वहां वादी न्यायालय से उस न्यायालय को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें बाद पत्र के लौटाए जाने के पश्चात बाद पत्र प्रस्तुत करने की प्रस्तावना करता है।
मतलब वादी जो है उपनियम 1 के अधीन वादी न्यायालय से उस न्यायालय को बताएगा, विनिर्दिष्ट करेगा, जिसमें वादपत्र लौटाए जाने के बाद वादपत्र प्रस्तुत करने की प्रस्तावना यानी संस्थगित करता है। बी है, यह प्रार्थना करते हुए कि न्यायालय उक्त न्यायालय में पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करे। तो ये है जहां वादपत्र लौटाए जाने के पश्चात जो वाद दोबारा फाइल किया जाता है तो वहाँ न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियाँ दी जाती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि जहाँ किसी वाद में प्रतिवादी को उपसंजात होने के पश्चात न्यायालय की राय अगर हो तो वादपत्र लौटाया जाना तो चाहिए। वहाँ ऐसा करने से पूर्व वादी को अपने विनिश्चय की क्या होगी, सूचना देगी होगी। तीसरा है कि यह अनुरोध करते हुए इस प्रकार नियत तारीख की सूचना उसे और प्रतिवादी को दी जाए। अब उपनियम 3 है जहां न्यायालय वादी द्वारा उपनियम 2 के अधीन दिए गए आवेदन को मंजूर कर लेता है। अगर वादी ने उपनियम 2 के अधीन किए गए आवेदन को मंजूर कर लेता है न्यायालय, तो वहां वादी वादपत्र लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा। अगर न्यायालय वादी द्वारा उपनियम 2 के अधीन किए गए आवेदन को मंजूर कर लेता है न्यायालय, वहाँ वादी जो है वादपत्र लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं करेगा। नियम 11 कहता है वादपत्र का नामंजूर किया जाना। किस कारण से न्यायालय वादपत्र को नामंजूर कर सकती है? वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा। पहला, जहां वह वाद हेतु प्रकट नहीं करता। अगर वादी जिस बात को दाखिल कर रहा है या दायर कर रहा है, अगर उस हेतु को वो प्रकट ही नहीं करेगा तो वादपत्र क्या होगा, नामंजूर कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, नामंजूर हो जाएगा। बी है, जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित है। मतलब वादी जो है वो जो बात दायर किया है उसमें जिस अनुतोष के लिए वो दावा किया है उस अनुतोष का जो मूल्यांकन है वो उसने जितना मूल्यांकन किया उससे कम मिल रहा है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा वादी जो है मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है तो भी वादपत्र जो है क्या होगा, नामंजूर हो जाएगा। सी है, जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किंतु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है, यानी वादी जो बात दायर किया है जिस अनुतोष के लिए उसने दावा किया है अगर उसका मूल्यांकन ठीक है, जिस अनुतोष के लिए जितने रुपए के लिए उसने दावा किया है अगर उसका मूल्यांकन ठीक है किंतु वादपत्र जो है अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा है, यानी अगर 100 रुपए लायक है मतलब 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा जाना चाहिए वो वादपत्र, लेकिन उसने लिखा गया 50 रुपए पे, तो ऐसे में भी क्या हो जाएगा, वादपत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। डी है, जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि बात किसी विधि द्वारा क्या है, वर्जित है। अगर न्यायालय को लगेगा कि वादपत्र किसी विधि के द्वारा वर्जित है उसके विरुद्ध है तो वादपत्र क्या होगा, नामंजूर होगा। जहां यह 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता वहां वादपत्र क्या होगा, नामंजूर होगा। यानी जो प्रतियां दी जाएगी, जो फोटोकॉपी दी जाएगी वादपत्र की वो 2 में होगी, यानी वादी और प्रतिवादी दोनों तरफ से। एफ है, जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है। नियम 9 पीछे देख लीजिएगा, उसके उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वहाँ क्या होता है, वादपत्र नामंजूर कर दिया जाता है। अब नियम 12 है, वादपत्र के नामंजूर किए जाने पर प्रक्रिया क्या होती है। जहां वादपत्र नामंजूर किया जाता है वहां न्यायालय इस भाव का आदेश कारणों सहित अभिलिखित करेगा। ठीक है, अगर वादपत्र न्यायालय ने नामंजूर किया है तो किस कारण से किया है उसको लिखेगा, उसको बताएगा कारण सहित। नियम 13 कहता है, जहां वादपत्र की नामंजूरी से नए वादपत्र का उपस्थिति किया जाना प्रवारित नहीं होता। इसमें इसके पूर्व
वर्णित आधारों में से किसी पर भी वाद पत्र नामंजूर किए जाने पर केवल नामंजूरी के ही कारण वादी उसी वाद हेतु के बारे में नया वाद पत्र उपस्थित करने से प्रभावित नहीं हो जाएगा। यानी जो भी पहले वाद पत्र दिया गया था और वह नामंजूर हो जाता है तो केवल नामंजूरी के ही कारण वादी जो है उसी वाद हेतु के बारे में नया वाद पत्र उपस्थित करेगा कि अगर वो नया वाद दाखिल कर रहा है, पिछला उसका वाद पत्र नामंजूर किया गया था, तो नए वाद पत्र में उस कारण को प्रभावित नहीं करेगा, प्रभावित नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे वाद पत्र यानी प्लेंट क्या है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एक नया टॉपिक बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।